जैसे 60 के बजाय 40 निकल रहा है या 45 निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा भी और बढ़ जाएगा। तो फिर भी ओवरऑल मिला के ऐसा लग रहा है कि 15% कम रहना चाहिए। सर इस साल क्या आलू में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप इतने एक्सपर्ट हैं और आपको जो है बहुत सारी जानकारी भी आलू के संबंध में। देखिए आलू साहब गोल है। आलू गोल है, हम भी यही कहते हैं, वही बात आपने कह दी। आलू गोल है, इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी न कोई कर सकता है, न कोई, ये अनुमान है सभी के अपने अपने। और कुछ जैसे कि रुझान रहते हैं कि कहीं कहीं फसलें इफेक्टेड हैं, जैसे कि गुजरात में उत्पादन थोड़ा कम है, इंदौर में भी कम आया, आपके यहाँ भी उत्पादन कम है। थोड़ा सा भी आगरा का पता लगेगा, फाइनल तो करीब करीब 5-10 मार्च पे तस्वीर स्पष्ट होगी कि उत्पादन कितना नीचे जा रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल लग रहा है वो 10-15% तो उत्पादन जाना चाहिए नीचे। जैसे कि ट्यूबर हम चेक करते हैं तो उस हिसाब से 10 से 15% आलू नीचे जा सकता है। किसानों का कहना है कि जो है अभी जब आलू कोल्ड स्टोरेज हो जाएगी 1000 रुपए से ऊपर बिकेगा, 1500 से ऊपर बिकेगा, बहुत अफवाह है। तो इस बारे में हमें देखिए सर क्या ये काल भाव, बुजुर्गों की कहावत है कि काल भाव किसी के हाथ में नहीं है। जी सर। भाव को कोई ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि भविष्य में इसकी ये स्थिति बनेगी। जी सर, जी सर। लेकिन अनुमान ये है कि अगर उत्पादन कम आया, ओवरऑल स्टॉक कम रहता है, जी सर, तो भाव अच्छे रहने चाहिए। अगर उत्पादन लास्ट ईयर के करीब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करीब भी पहुंचता है, 5-7% कम रहता है, तो फिर ज़्यादा ऊंचे रेट नहीं रहेंगे। अगर 20% कम हो जाता है उत्पादन तो फिर रेट अप्रत्याशित होंगे, जो सोचा नहीं है वो भी हो सकते हैं। आदमी सोच रहा है कि मेरे 1000-1200 से बिक जाए, फिर अप्रत्याशित भी हो सकता है। आलू में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है रेट का। अभी जो किसान भाई ऐसे कह देते हैं उनका, लेकिन मैं आपको एक अपने क्षेत्र की आगरा रीजन में क्या है कि आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, करीब 33% एरिया में जो हमारे यहाँ बीज लगे हैं वो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज हैं, जो CPRI से लोगों ने कुफरी बहार को या 3797 जैसे कहते हैं हम, उसको ला करके लगाया है। तो उसमें जो है यील्ड हमारी अच्छी आगे चलेगी। जिन लोगों के पास 33% एरिया में पुराने बीज हैं उनमें थोड़ी पैदावार कम आएगी। ऐसे ही 33% एरिया में हमारे यहाँ सारी वेराइटियाँ हाइब्रिड होंगी, जिसमें हम चिप्सोना को प्रोसेसिंग वेराइटियों को भी जोड़ लें। चिप्सोना है, किसी के पास मान लो मोहन है, ख्याति है, या आपका जितने भी हैं LR हैं, लाल वाले आलू हैं, वो सब मिला करके अगर हम देखेंगे तो ये सब जो है करीब करीब उनमें भी उत्पादन, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटियों में जैसे कि आपके यहाँ से शुरुआत करें या गुजरात में करें तो इनमें उत्पादन कम आया है, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ भी उत्पादन कम आ रहा है। जितनी भी कच्चे में खुदाइयाँ हुए हैं उनमें उत्पादन कम आया है, तो उम्मीद ये है कि करीब 15% तक ओवरऑल कम रह सकता है भंडारण। सर अभी बात हो रही थी, जो आप स्प्रे की बात कर रहे थे, तो वो बात वहीं पर बंद हो गई, तो उसके बारे में क्या बता रहे थे? आपका वीडियो लंबा तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा होता है जो हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे में क्या है कि जितने भी हमारे सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनका क्या है कि जो हमारी सेल डिवीजन करते हैं, पत्ती के अंदर जो सेल होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, एक ब्रेक लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फंगस होती है उसे ताज़ा पत्ती भोजन के रूप में नहीं मिल पाती है। ताज़ा पत्ती नहीं मिलेगी, वहाँ पर ब्रेक हो गया, उससे आगे वो फंगस बढ़ नहीं पाती है। तो इनका काम है सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन के द्वारा, हाँ, वहाँ पे अब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मर जाएगी। लेकिन इसी दौरान क्या होगा कि अगर हमने फंजीसाइड डाला है, हाई फंजीसाइड जो होते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या जाएगा कि जब हमारी पत्ती ने जो भी भोजन बनाया, मान लो पत्ती का 20% हिस्से पे फंगस है, 80% पत्ती ने अपना भोजन भी बना रही है, लेकिन वो ब्रेक डाउन है, वो पत्ती का जो बनाया हुआ भोजन है वो स्टेम में होकर के रूट के अंदर जा ही नहीं रहा है, ना वो वहाँ कलेक्ट हो रहा है स्टार्च के रूप में कंद में, ना कंद में पहुँच रहा है उसका कोई फायदा। सर इसका मतलब ये हो गया, जो स्प्रे हो रहा है वो रोग को भी रोकता है, उत्पादन को भी रोकता है। हाँ, 3-4 दिन के लिए तो उत्पादन को भी रोकता है। सर उसके पीछे टेक्निक क्या है कि सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो चुका है तो वो फंगस को भी नहीं बढ़ने दे रहा है, और जो भोजन बनाया है पत्ती ने उसको भी कंद तक नहीं पहुँचने दे रहा है। कंद में पहुँचेगा तभी वो ग्रोथ करेगा कंद। तो इसके पीछे टेक्निकल बात ये होती है। वैसे आप किसी और ज्यादा एक्सपर्ट से भी पूछेंगे तो शायद और ज्यादा नहीं, ऐसा ही है जो आपने बताया, बिल्कुल फैक्ट है। तो थैंक यू। ऐसे ही लोग पाले के बारे में कहते हैं, पाले के बारे में भी लोगों को जानकारियां कम होती हैं कि पाले से कैसे पत्तियां डैमेज हुई। जी जी सर। पाले में क्या होता है कि जैसे हमारी ये नसें होती हैं शरीर के अंदर,
ऐसे ही पत्ती में भी नसें होती हैं, हाँ, उनके अंदर क्लोरोफिल भरा रहता है। जी, पाला जब जमता है तो आपने देखा होगा कि कोई भी ठोस पदार्थ, जी, सॉलिड चीज जब जमती है, बर्फ को जमाए हम पानी को, जी सर, जब वो ठोस में जाती है, पानी जब ठोस में कन्वर्ट होता है जी, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मालूम पड़ता है, जी, तो कई बार क्या होता है कि नल की पाइपें भी फट जाती हैं। आपने जम्मू कश्मीर में और बहुत सी जगह पे जहाँ बिल्कुल, ठंडे प्रांत हैं बिल्कुल, वहाँ आपने सुना होगा। जी, ऐसे ही पत्ती के अंदर जो लिक्विड है क्लोरोफिल, जी, वो जब पाला गिरता है तो वो तो जमता है। जम जाता है। जमने पे क्या होता है, उसका क्लोरोफिल का लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने लीकेज हो से जाता है, हाँ। वो पत्तियां की जो नसें हैं वो फट जाती वो हैं। फट जाते तो हैं, आप वहाँ जैसे ही स्टीम काली पड़ने लगती है। हाँ, तो नसें फट गई तो क्लोरोफिल रहा ही नहीं। तो इस वजह से वो पत्तियां काली हो जाती हैं और एकदम से फसल काली काली हो जाती है और ये लगता है कि पाले का असर हो गया। तो उसके पीछे तर्क, जो साइंटिफिक कॉज है वो ये है। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, आपने हमारे बहुत-बहुत किसान भाइयों को धन्यवाद बहुत-बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार।